Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. In this session, we are going to talk about active and passive voice. We'll be understanding what is active voice and what is passive voice, and we'll be also understanding with how we'll be converting any sentence into passive voice from active voice. Let's begin. So, we must know first thing like if we are having any voice that is as active, so we will call it subject specific, and if we are having any voice which is passive, we'll call it object specific. So passive voice depends on the object, and object would be followed with the verb itself. Okay, so the first point you can see here is only transitive verbs can be changed in active to passive voice. So what do I mean by transitive verb? So to make it clear, I would say verbs can be categorized in two category. Especially when I'm saying verbs here, I'm talking about action verb, action words, right? For example, playing, dancing, going, talking, reading. These are action words. So basically, under the verb, I'm talking about action verbs particularly, right? So if we are talking about these verbs, these are subdivided into two categories. Category number one is called transitive, and category number two is called intransitive. Listen to me very carefully. तो दो भागों में बांट दिया हमने वर्ब को, स्पेशली एक्शन वर्ब हमारे जो होते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब बोला है कि ट्रांजिटिव वर्ब ही एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाते समय आएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब अब क्या है समझते हैं। The transitive verb वो verb होता है, transitive verb is a type of verb that comes with an object, ठीक है। Transitive verb एक object के साथ आता है। Transitive verb will always come with an object, ठीक है। अब object के साथ क्या आता है कैसे नहीं आता है हम समझेंगे इसको। और दूसरी बात, intransitive क्या होता है, तो इसका उल्टा, जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, देर इज नो डायरेक्ट नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती है, उसको हम इंट्रांजिटिव, ठीक है। इस बात पर ध्यान देंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बेटर वे में समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि आई रीड द बुक्स, तो यहाँ पर आई रीड द बुक्स मैंने बोला, तो यहाँ पर रीड के साथ बुक्स आ रहा है। इसका मतलब रीड क्या है, अपने आप में ट्रांजिटिव है, ठीक। मैं केवल आई रीड भी बोलूँ तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, सर व्हाट डू यू रीड एक्चुअली, नेम दैट। मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, तो बोलेंगे आप क्या पढ़ते हैं, तो मैं बोलूंगा आई रीड द बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। इसका मतलब रीड को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बदलते हैं एग्जाम्पल को, मैं कहता हूँ आपसे आई स्लीप, मैं सोता हूँ। तो क्या आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर आप क्या सोते हैं या आप कौन सोते हैं, नहीं पूछेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा स्लीप है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। स्लीप को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ठीक है। एक मोटा मोटा हमने ऐसे समझा, स्लीप को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो यहाँ पर स्लीप हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जबकि हमने देखा था रीड क्या था, ट्रांजिटिव, क्योंकि रीड में हमने बुक्स लगाया था। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल। मैं कहूँ कि आई टीच, अब इसमें या तो हो सकता है आप क्या पढ़ाते हैं या फिर आप किसको पढ़ाते हैं, दो बातें हो सकती हैं। तो मैं कहूँगा आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, या होगा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इसमें टीच में भी आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की नीड है। ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाना होगा, तब हमारा वाक्य पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा जनरली, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है, और पैसिव वॉइस डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर,
तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं पाएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ वर्ब्स होते हैं इसमें आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ आई गो टू टेम्पल, है ना, मैं मंदिर जाता हूँ। तो अभी आपसे क्वेश्चन करना चाहिए जनरली क्या होगा, जब भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पता करना है ना, तो आप उससे प्रश्न कीजिए। जैसे मैंने बोला था अभी, मैं पढ़ता हूँ तो आप बोलेंगे आप क्या पढ़ते हो या फिर आप कौन पढ़ते हो। तो आई रीड में क्या वाला उत्तर आ रहा था, आई रीड द बुक्स। ऐसे मैं बोलूँ मैं पीटता हूँ तो आप बोलेंगे किसे पीटते हो, क्या पीटते हो, तैसे नहीं बोलेंगे। तो आई बीट राहुल, है ना। तो क्या और क्यों का प्रश्न करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट नीड है या नहीं। लेकिन जैसे मैं बोलूँ मैं जाता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या और कौन नहीं बोल सकते कि आप क्या जाते हो, आप कौन जाते हो, नहीं बोल सकते। क्या और क्यों में उत्तर नहीं आ रहा। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आप कहाँ जाते हो, तो वो एक अलग केस है। तो वो इनडायरेक्टली हमने ऑब्जेक्ट को ऐड किया है। तो गो भी एक्चुअली में आपका इंट्रांजिटिव में ही आता है। तो जब कभी ऐसा कुछ मिले ना कि गो वाला मिल जाए सीन, तो वहां पर गो को हटा करके आप विजिट के साथ कर सकते हैं कि गो अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव है, इसलिए गो के साथ हम पैसिव वॉइस फ्रेम नहीं करते। ठीक है, जनरली नहीं करते हैं। जैसे वो कोई बोले ही गोज टू टेम्पल का पैसिव वॉइस बनाओ, तो आप बोले अ टेम्पल इज गॉन बाय हिम, ये एक्चुअली में गलत है। इसको इसकी जगह पे आप ये बोल सकते हैं अ टेम्पल इज विजिटेड बाय हिम। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें आपने सुना होगा कई जगह बचपन में आपने किए होंगे, तो वहाँ पे गॉन बाई हिम ऐसे करा देते हैं। बट वो सही तरीका नहीं है क्योंकि गो आपका इंट्रांजिटिव। तो अब फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या तरीका है, कैसे पता करेंगे। तो दो प्रश्न कर सकते हैं, या तो हम बोलेंगे हु या तो बोलेंगे व्हाट। इन दोनों का अगर आंसर दे रहा है वर्ब, तो हम कह देंगे कि वो ट्रांजिटिव है। तुम क्या करते हो, है ना, व्हाट डू यू डू। या तुम क्यों तुम कौन अ, किसे पढ़ाते हो, कौन पढ़ता है, ये सब चीजें। तो वहां पर कौन का उत्तर या हु का अर्थ मतलब कौन भी होता है और किसे भी होता है। तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। बाकी जहां पर आपको हु और व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा वर्ब से, वो हमारा इंट्रांजिटिव है। तो हमने समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम वी यूज एक्टिव वॉइस टू से व्हाट द सब्जेक्ट टच। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एक्टिव वॉइस विल ऑलवेज कम विद अ सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस हमेशा एक सब्जेक्ट के साथ ही आएगा। और अगर पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हो। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। तो इसको हमने समझ लिया। ऑल राइट। तो अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस। हमने कह दिया कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और पैसिव वॉइस हमने कह दिया कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ ये भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। ओके, तो ये हमने समझा है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है, रवजोत जी, और आस्किंग मीनिंग। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर लेते हैं। ठीक है, मीनिंग आप ग्रुप पे पूछा कीजिए। वैसे विंड शील्ड का मतलब पूछ रहे हैं, तो विंड शील्ड उसको बोलते हैं जो हवा को रोकने का कार्य करे। मतलब एक तरह से जैसे खिड़की हो गई है, कुछ हो गया, उसको बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एरोप्लेन में हैं तो विंड शील्ड के लिए वो जो स्ट्रॉन्ग खिड़कियां होती हैं, मतलब जो आपको आर पार दिखाई देता है, उसमें हवा एंटर नहीं करती, उसको बोल सकते हैं विंड शील्ड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में हमने बात की कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जो बातें याद रखनी है। और अगर हम पैसिव वॉइस बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट ने मतलब क्या किया, सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ उसकी बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह से समझेंगे। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ऑब्जेक्ट। लेट मी नो कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, या मैं चेंज करूँ वाईफाई वगैरह।
लेट मी नो, इज माई वॉइस क्लियर? बताएंगे मुझे जल्दी से। यस इट इज क्लियर। अब तो जियो क्लियर नहीं, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, कुछ लोगों को क्लियर है, तो हो सकता है आपके जैसे नेटवर्क इशू। ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमें क्या करना है। जब भी एक्टिव वॉइस होगी तो सब्जेक्ट को स्पेसिफिक बनाना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जब भी पैसिव वॉइस होगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, राइट? तो इस चीज को हम समझते चलेंगे। तो ये भी हम समझ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट, सॉरी, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज अननोन, अनइम्पॉर्टेंट और वैग्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं। पैसिव वॉइस, रिधमा जी रिपीट कर दूं? ठीक है, रिपीट भी कर दूंगा। तो पहले हम समझ पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं। पैसिव वॉइस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको हमें इम्पोर्टेंस शो नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, करने वाला इंपॉर्टेंट होता है। और पैसिव वॉइस में जो किया गया है वो इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है, इस तरह से कह सकते हैं। तो दो सिंपल बातें याद रखनी है। एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, करने वाले के बारे में बात हो रही है। और पैसिव वॉइस मतलब क्या किया गया है उसके बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। जैसे बोला गया, द चिल्ड्रन सॉ अ रेनबो इन द स्काई। तो यहाँ द चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है। करने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? डूअर जो है सब्जेक्ट है। तो द चिल्ड्रन सॉ अ रेनबो, बच्चों ने एक रेनबो, इंद्रधनुष देखा आसमान में। तो देखा, क्या देखा? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष विषय हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ रेनबो है। तो ये देखिए, एक्टिव वॉइस में द चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट है, आगे आया है। लेकिन पैसिव वॉइस में आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं अ रेनबो इन द स्काई। आसमान में जो रेनबो है उसको आगे ले लिया, है ना? रेनबो हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट था। अब वो आसमान में है तो उसके साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अ रेनबो इन द स्काई वॉज सीन बाई द चिल्ड्रन। जो आसमान में इंद्रधनुष था वो बच्चों के द्वारा देखा गया था। तो इस तरह से हमने समझ लिया इसको, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी केस में, एक्टिव वॉइस क्या होगा? जहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। और पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। इस बात को आप समझ के चलेंगे। और तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस बनता ही इसलिए जब हम सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वही दरअसल में नीडेड होता है। जैसे मैंने कहा कि रोड बनाया जाता है, अब किसके द्वारा बनाया जाता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कौन लेबर लग रही, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, है ना? तो हम बोलते हैं द रोड इज कंस्ट्रक्टेड बाई के बाद का स्टेटमेंट ही हम भूल जाते हैं। ठीक है। द रोड इज कंस्ट्रक्टेड। तो जब हम बात करते हैं द रोड इज कंस्ट्रक्टेड, गुरशीत जी यहीं पे सुनिएगा, आपका ज्वाइन नहीं हो रहा तो। द रोड इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो हमने कहा कि जब जो रोड है वो बनाया जाता है, तो यहाँ पर हमने बाई वाला स्टेटमेंट हम छोड़ दिया। हमें इंपॉर्टेंट क्या है? हम रोड पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रोड हमारा ऑब्जेक्ट है कि रोड पर काम हो। ऐसे ही मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आप गाड़ी रिपेयर हो जाए और आपको फर्क नहीं पड़ता गाड़ी कौन रिपेयर करे कौन नहीं करे। हाँ, कभी कभी आप कह सकते हैं कि मुझे इनके द्वारा ही करानी है, तो वहां पर बाई लगा देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? अपनी गाड़ी को दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरी गाड़ी रिपेयर करवाई जाती है, मान लीजिए किसी की शॉप, मान लीजिए राहुल की एजेंसी के द्वारा, है ना? तो माई गाड़ी, सॉरी, माई कार इज रिपेयर्ड बाई राहुल्स एजेंसी, है ना? या द वर्कर्स ऑफ राहुल्स एजेंसी, मेरी गाड़ी रिपेयर करवाई जाती है राहुल के एजेंसी के वर्कर्स के द्वारा। ठीक है। की जाती है रिपेयर, ठीक है। तो माई कार इज रिपेयर्ड, आपका कंसर्न था कि अब गाड़ी रिपेयर हो जाए, तो इसलिए आपका कंसर्न ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना था, लोगों को इंपॉर्टेंस देना नहीं था। तो वहां पर पैसिव वॉइस की नीड हो गई। पैसिव वॉइस की नीड ही इसलिए है ताकि हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कर सकें। अभी हम और आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो अब एक बार पॉइंट को रिवाइज कर लेता हूँ। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस जहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आई गो टू टेम्पल, वी प्ले क्रिकेट, आई टॉक टू यू। और याद रखेंगे
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें नीड होगी ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब माने वो वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आ सके, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, वहां पर पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लेंगे। ऑल राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। अ, तो अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल और लेंगे और समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा रूल समझेंगे जो कहता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं। तो इस तरफ देखेंगे, आपको पहले क्या लगाना है, पहले आप लिख लेंगे ऑब्जेक्ट लगाना है। पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस आप करेंगे वर्ब बी, है ना। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद बी फॉर्म लगानी है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब बी। अब ये बी का कोई भी फॉर्म हो सकता है, इसको हम टेंस के बेसिस पे समझेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब बी, है ना। और उसके बाद हम लगाएंगे वी थर्ड, वर्ब बी, यानी बी फॉर्म के लाने के बाद बी का कोई भी फॉर्म आ सकता है। उसके बाद वी थर्ड लगाएंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो हमेशा आएगा। और ये वर्ब कौन सी है, ये मेन वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। फिर से रिपीट करता हूं। तो पहले हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका होगा बी, और उसके बाद आपका हो जाएगा वर्ब थर्ड यानी वी थ्री, और उसके बाद होगा बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस चीज को हम समझेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर एक एक स्टेप क्या हुआ। पहले हमने ऑब्जेक्ट को लगाना है। अब याद रखेंगे ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे, हमारा जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट को हम पहले लगाएंगे। अब आप पहले लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक तरह से सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट आया उसको सब्जेक्ट बनाकर लगाएंगे। और सेकंड वाला हमारा क्या है कि बी का जो फॉर्म होगा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी। बी का फॉर्म चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। यही खेल होता है पैसिव में। ऑब्जेक्ट के बाद बी का फॉर्म चेंज होगा, चाहे वो इज एम आर आ जाए, या इज एम आर बींग हो सकता है, या फिर हैज बीन हैव बीन हो सकता है। तो ये बी बदलता रहेगा, और वर्ब थर्ड जो एडिशनल है पैसिव वॉइस में वो आता ही है, हमेशा हमेशा हमेशा। पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। यस दीपमाला जी, यू वांट टू आस्क समथिंग। तो इस बात को याद रखेंगे, जो पैसिव वॉइस है हमारा हमेशा बनता है किसके साथ, ये हमेशा बनेगा आपका थर्ड फॉर्म के साथ। यस दीपमाला जी, आस्क योर डाउट। सर ये जो थर्ड थर्ड रूल है, गोल्डन रूल सर, ये जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सी हेल्प सी, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है ना सर, तो ये तो प्रेजेंट है। पास्ट पार्टिसिपल यूज किया तो है, वो सी हेल्प्स हिम, वो तो हमारा पैसिव है ही नहीं। हम रूल किसको, रूल किसका देख रहे हैं, पैसिव वॉइस का। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है ना, नहीं सी सर, हेल्प्स हिम। ही इज हेल्प बाय हर, ये तो पैसिव है ना सर। हाँ, ही इज हेल्प बाय हर। तो यहाँ पर ही इज, अब थर्ड फॉर्म आ गया हेल्प्ड। क्या दिक्कत है इसमें। तो दीपमाला जी, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर दीपमाला जी। नहीं सर, मैं समझ नहीं पा रही इस चीज को। मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं, एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर यहाँ वर्ड की थर्ड फॉर्म, ये तो अब थर्ड फॉर्म लगा रहे हो ना सर, वी थ्री, हाँ, वी की थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ बिल्कुल। दैट इज हेल्प है ना। तो हाँ, सर हेल्प्ड भी। लेकिन यहाँ पे सर मेरा मतलब ही इज यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, ये तो हाँ, प्रेजेंट है, और यहाँ पे पास्ट, मतलब जैसे मैं नहीं सोच रही हूँ सर यहाँ पे पास्ट का। यस। नहीं 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 नहीं, आप उसको थोड़ा अलग वे में सोच रही हैं। आप ये कह रही हैं कि इज आया है, इज प्रेजेंट है, तो उसके बाद आपने हेल्प लगाया, वो पास्ट फॉर्म हो गया, ये ऐसा सोच रहे हैं आप क्या। जैसे पहले आपने एग्जांपल दिया था ना कि रेनबो इन द स्काई वाज सीन बाय द चिल्ड्रन, हाँ, ऐसे तो कुछ वहां था। पर टेंस आपका जो था तो वहां वो पे पास्ट। वाज, हाँ, वो वॉज इसलिए आया था क्योंकि वो देखेंगे, अभी हम उसको एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। वहां पर वॉज इसलिए आया था क्योंकि उसमें जो आपका सेंटेंस था वो पास्ट टेंस में था, यानी कि सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ये पास्ट टेंस होगा तो वहां पर इज एम आर कैसे आ सकता है, वहां तो वॉज वर आएगा ना। क्यों आएगा वॉज वर, उसका रीजन ये है कि वो पास्ट में था। और हम अभी अभी पढ़ेंगे बी फॉर्म चेंज कैसे होता है, अभी तो हम उस पर आए ही नहीं है।
तो ये क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए वॉज वर आता है इसमें। और ये वाला जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आगे जो हमने देखा, उस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट वाले में जो चेंज होगा, ये तो अभी रूल पढ़ने वाले हैं हम। ये तो एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर इज एम आर आता है। ठीक है, Yes. एक बार आप बने रहिए, पहले ये वाला सेशन हो जाए, उसके बाद एंड में डाउट पूछिएगा, हो सकता है तब तक आपकी डाउट डाउट जो है आपका क्लियर हो जाए। नहीं क्लियर होता है तो फिर आप पूछ लेंगे, ठीक है। Okay. ओके सर, थैंक यू। ओके, तो फिर से हम बात कर लेते हैं इस पे। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं जो सब्जेक्ट बना करके लगाएंगे, जैसे आप, मैंने क्या क्यों बोला कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लगाएंगे। ये एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, हिम जो है आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन हिम को हम एज इट इज नहीं लगा सकते, क्योंकि हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है ही का। इसके लिए मैं आपको टेबल भेज दूंगा। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है ही। तो हमने हिम को लगाया तो स्टार्टिंग में, बट हमने उसको सब्जेक्ट बना करके लगाया है, ही बना करके लगाया है। ठीक है। हाँ, कोई नाम वगैरह होता तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, राम होता तो राम का राम लग जाता। ठीक है। अब उसके बाद हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चुनेंगे, जो बी वर्ब है। बी वर्ब क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। और याद रखेंगे हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव वॉइस में। तो ये बी वर्ब जो है हमारा इज एम आर, वॉज वर, ये मैंने आपको बताया है कि बी का सेकंड फॉर्म जो होता है वॉज वर होता है। ठीक है। और बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीन होता है। फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है। फिफ्थ फॉर्म इज एम आर होता है। तो इनमें से कोई भी आपका बी का फॉर्म लग सकता है। इसको हम टेंस के ऊपर छोड़ेंगे, जो टेंस होगा उसके हिसाब से लगेगा। तो इस पे भी हम बात करने वाले हैं, सेकंड पॉइंट को ऐसे रखेंगे। थर्ड पॉइंट ये था कि थर्ड फॉर्म लगना है, यानी पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करना है हमेशा पैसिव वॉइस में। ठीक है। तो बी फॉर्म के बाद, बी फॉर्म लगाने के बाद, यानी वर्ब बी लगाने के बाद, जस्ट उसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, यानी वर्ब थर्ड यूज करना है एक्शन वर्ड का। ठीक है। और यहाँ पर बाई लगाना है, बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट लगा देना है, और सब्जेक्ट हमेशा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ शी था, तो शी को हम शी बाई शी नहीं कर सकते, शी को हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो सी हेल्प्स हिम, इसका एक्टिव से पैसिव बनाया, तो हिम का हो गया ही, और ही के अकॉर्डिंग इज आएगा, तो ही इज हेल्प्ड बाई हर। इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे। तो यहां पर अब आते हैं प्रेजेंट टेंस पर, आपको भी समझ में आएगा। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, यानी कि हैबिचुअल वर्क इन प्रेजेंट टाइम, ऐसे हमने पढ़ा था। या यूनिवर्सल ट्रूथ इन प्रेजेंट, है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट में होता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, या तो सब्जेक्ट प्लस वी वन दे रखा होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होता है, या तो सब्जेक्ट प्लस वी फाइव दे रखा होता है। आपको पढ़ाया गया था ये, इसलिए मैंने कहा था कि आप मैराथन सेशन देख लीजिएगा। आपको बताया गया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। जैसे ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करता है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं आपसे बात करता हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आई टॉक्स टू यू, मैं बोलूंगा आई टॉक टू यू। ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ये तो वी वन मैंने जनरल वे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो या तो वी वन आएगा या तो वी फाइव आएगा। ये बात क्लियर एक्टिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव, और ऑब्जेक्ट लगा होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस होगा सिंपल प्रेजेंट का, है ना। जैसे आई टॉक टू यू या फिर ही टॉक्स टू यू, ऐसा हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर मैंने कहा कि आई टॉक टू यू, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट ही कौन है, आप है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा यू। अब सुनेंगे, इसमें आपका जनरल रूल क्या है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो इज एम आर आएगा। इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। तो आपको इज एम आर लगाना है सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाएंगे, तो यू के साथ क्या आना चाहिए, इज एम आर में से क्या चूज करेंगे। मैंने कहा आई टॉक टू यू, तो यू के साथ क्या चूज करेंगे, यू के साथ हम इज एम आर में से क्या चूज करते हैं बताएंगे। तो ध्यान देंगे, हमेशा यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे होगा यू आर। आई एम सॉरी, आई टॉक टू यू बोला मैंने, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू आर हो जाएगा। इज एम आर की जगह पर आर चूज कर लिया। अब वर्ब थर्ड, यानी टॉक का वर्ब थर्ड क्या होता है, टॉक्ड, है ना। तो यू आर टॉक्ड, अब टू आया था, टू ऐसे ही लगा रहेगा। यू आर टॉक्ड टू, अब बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद हमने कहा था कौन बात करता है, मैं आपसे बात करता हूं, तो बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसकी मैं टेबल आपको भेज दूंगा, क्लास एंड होते ही भेज दूंगा टेबल, तो उसको आप देख लेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो यू आर टॉक्ड टू बाई मी, ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अब सुनते हैं
समझते हैं कि यहाँ पर इज एम आर क्यों आया। एक बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट में भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग वाला कैटेगरी, होने की अवस्था वाला कैटेगरी। दूसरा होता है एक्शन वर्ड वाला कैटेगरी। जैसे मैं बोलूं आई एम अ डॉक्टर, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, पर यहाँ पर एक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ है, मैं डॉक्टर हूं। ठीक है, तो ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट में हमारा जो एक कैटेगरी है वो कहता है कि ईजेएमआर के साथ हम जा सकते हैं जहां पर वर्ब का यूज, एक्शन वर्ड का यूज नहीं होता है, यानी वर्ब से मतलब है मेन वर्ब नहीं आता है। वहां पर बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ, वह एक नायक है, ही इज अ हीरो, ऐसे हम बोलते हैं। और दूसरी बात ये भी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने कहा कि वी वन का यूज होता है और वी फाइव का भी यूज होता है। तो हम यहाँ वी वन बी फॉर्म का बी वन तो लगा नहीं सकते, लेकिन वी फाइव लगा सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट में वी फाइव का यूज भी होता है, ये भी जानते हैं, तो हर एक में हम वी फाइव लगाएंगे। और बी का वी फाइव होता है। वी जो बी फॉर्म है उसका फिफ्थ फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिपीट किया था। बी का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? बी का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, आप बता पाएंगे मुझे? बी का फिफ्थ फॉर्म, तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि बी का जो फिफ्थ फॉर्म होता है यानी वी फाइव होता है वो, यस स्वाति जी लिख रही है एम इज आर, करेक्ट। इज एम आर आपका फिफ्थ फॉर्म होता है। नहीं मोनाली जी, मोनाली जी वो वॉच बोर आपका सेकंड फॉर्म होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, पहली बात तो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस दो कैटेगरी में बढ़ सकता है, एक एक्शन वाला कैटेगरी और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग वाला। स्टेट ऑफ बीइंग में एजमार लगता ही लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, वह एक स्टूडेंट है ना, तुम गायक हो, यू आर सिंगर, ही इज अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर। तो ये इजमार का यूज ऑलरेडी हो रहा था, तो उस तरह से भी समझ सकते हैं कि इजमार आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो आप कह रहे हैं कि हाँ वी फाइव आता है, पैसिव वॉइस में बी की फिफ्थ फॉर्म लग जाती है, सिंपल। ठीक है, तो इज एम आर आना ही आना है। अगर ऐसे एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया है तो आप एज अ रूल समझ लीजिए कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस होगा तो वहां पर ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाएंगे और वर्ब थर्ड लगाएंगे और बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट लगा करके काम चला लेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक्टिव वॉइस में कहा गया है टॉम चेजेस जेरी। टॉम जो है जेरी का पीछा करते हैं। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जेरी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जेरी आगे आ गया। अब जेरी के अकॉर्डिंग इज एम आर के में क्या लगेगा, जेरी सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए इज लगाते हैं। तो जेरी इज, अब चेजेस इसका थर्ड फॉर्म बनाना है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो जेरी इज चेज्ड, थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगा बाई टॉम। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। तो फिर से अब समझेंगे जनरल वे में कि एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट और वी वन होगा या वी फाइव होगा और ऑब्जेक्ट लगा होगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, ये चीज आप लिख लेंगे। पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट का ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर वर्ब थर्ड और बाई फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो जो दीपमाला जी का क्वेश्चन था इज एम आर से रिलेटेड ऐसा कुछ था, मैं समझ नहीं पाया था क्वेश्चन। ठीक है, हेलो, यस व्हाट आर यू सेइंग? क्या? रिपीट करना। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वहां पर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस इज एम आर आएगा और वर्ब थर्ड आएगा और बाई आएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर फिर वर्ब थर्ड फिर बाई फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनाएंगे सर। एग्जाम्पल बोला मैंने, टॉम चेजेस जेरी, टॉम जेरी का पीछा करता है, तो ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर टॉम चेजेस जेरी में? टॉम चेजेस चेजेस जेरी, हाँ। ऑब्जेक्ट क्या है आप लोग भी टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जेरी, यस श्रद्धा जी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर जेरी है, टॉम चेजस जेरी, जेरी, हाँ। तो जेरी आगे आ जाएगा जो हमने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया यानी जेरी आगे आ गया, सब्जेक्ट बना करके लगा दिया जेरी को। अब इज एम आर में से क्या चूज करेंगे जेरी के लिए, इज या एम या आर? सोचिए। इज, वेरी गुड, जेरी सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो इज आएगा, जेरी इज। अब चेजेस, ये इसका थर्ड फॉर्म होता है चेज्ड, तो जेरी इज थर्ड फॉर्म, जेरी इज चेज्ड बाई टॉम। ठीक है, ऐसे बना लेंगे।
तो अब इस तरह से हम, हाँ, तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हम क्या दूसरे एग्जाम्पल्स कर पाएंगे। तो आप मुझे बताएंगे, आप लिखेंगे कि स्टेटमेंट, आई प्ले मार्बल्स। मार्बल्स प्लूरल थर्ड पर्सन है, तो यहां पर आर आएगा, ये बात याद रखेंगे। आई प्ले मार्बल्स, इसका आप लिख करके बताएंगे। गुरसेत जी आप व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप लिख करके बताएंगे मुझे। आई प्ले मार्बल्स, मार्बल के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए, ये बात याद रखेंगे, क्योंकि मार्बल्स प्लूरल थर्ड पर्सन है। आई प्ले मार्बल्स का पैसिव वॉइस बनाएंगे। दीपमाला जी का आंसर आया है मेरे पास केवल, और लोग भी बताएंगे जल्दी से, देखते हैं किसका सही है। आई प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता हूँ। यस, प्रेमेश जी ऑल्सो आंसर, श्रद्धा जी ऑल्सो आंसर, पूनम जी हैज ऑल्सो आंसर्ड। ठीक है, मैं मार्बल खेलता हूँ, मार्बल से खेलता हूँ, इसका आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे सभी लोग। मार्बल्स के साथ इज एम आर में से आर चूज करना है, इस बात को याद रखेंगे। फिर थर्ड फॉर्म लगाना है, प्ले का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लगाना है, और सब्जेक्ट क्या था, आई था। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बनता है मी, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आई प्ले मार्बल्स का क्या बनेगा, आई प्ले मार्बल्स का बनेगा, जो आप लोग कर पा रहे हैं, काफी लोगों ने सही किया है, मार्बल्स। मार्बल्स आगे आ जाएगा, मार्बल्स आर, और प्ले का प्लेड, और बाई के बाद आई का क्या हो जाएगा, मी। मार्बल्स आर प्लेड बाई मी। मैंने ग्रुप में आपको शेयर कर दिया है एक टेबल, जिसको आप देख लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट में जाएगा। उसमें पोसेसिव भी है, पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो मार्बल्स आर प्लेड बाई मी, दैट्स करेक्ट। ओके, तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही किया है। ऐसे ही नेगेटिव भी कर सकते हैं, मगर हमने ऐसे किया तो, जैसे मैंने बोला आई प्ले मार्बल्स, तो आपने कहा मार्बल्स आर प्लेड बाय मी। अगर मैं बोलूं आई डू नॉट प्ले मार्बल्स या आई डोंट प्ले मार्बल्स, तो इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं आप, बताएंगे जल्दी लिख करके। आई प्ले मार्बल्स का बता दिया आपने, मार्बल्स आर प्लेड बाय मी। अब मैं बोल रहा हूँ आई डू नॉट प्ले मार्बल्स, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इज एम आर है, उसके बाद नॉट लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो आई डू नॉट प्ले मार्बल्स या आई डोंट प्ले मार्बल्स का आप बना रहे हैं, मार्बल्स आर नॉट प्लेड बाय मी, इसको भी लिख लेंगे अपने नोटबुक पर। मार्बल्स आर नॉट प्लेड बाय मी किसका बना, ये बना आई डू नॉट प्ले मार्बल्स या आई डोंट प्ले मार्बल्स का। यस, आर नॉट को आप शॉर्ट में आरंट लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं मार्बल्स आरंट प्लेड बाय मी, ये भी सही है। या तो लिखेंगे मार्बल्स आर नॉट प्लेड बाय मी, या मार्बल्स आरंट प्लेड बाय मी। या फिर एक चीज और बताई थी मैंने, जो आपको पढ़ाया था, तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट या हैज नॉट, हैव नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं एंट, वो भी आप यूज कर सकते हैं चाहे तो। यस दीपाला जी, करेक्ट। तो मार्बल्स आर नॉट प्लेड बाय मी इज करेक्ट, मार्बल्स आरंट प्लेड बाय मी इज करेक्ट, मार्बल्स एंट प्लेड बाय मी इज करेक्ट। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके करेक्ट हो जाए, बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ेंगे, इस तरह से हमने नेगेटिव वाला भी समझ लिया। तो क्या हम इंट्रोगेटिव नहीं कर पाएंगे, मैंने बोला क्या मैं मार्बल्स खेलता हूं, तो डू आई प्ले मार्बल्स, इसका पैसे वॉइस बनाएंगे। आपकी मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो आप दूसरे लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डू आई प्ले मार्बल, जैसे डू आगे आया है वैसे इज एम आर आगे आ जाएगा, है ना। तो क्या होना चाहिए, इसका समझ लेंगे। इज एम आर आगे आएगा तो आर आगे आएगा मार्बल्स के अकॉर्डिंग, आर मार्बल्स प्लेड बाई मी, दैट्स करेक्ट। ठीक है, श्रद्धा जी ने आंसर किया है, दीपमाला जी ने किया है, आर मार्बल्स प्लेड बाई मी। डू आई प्ले मार्बल्स, तो इसका हो जाएगा आर मार्बल्स प्लेड बाई मी, ठीक है। तो इस तरह से आपने